बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और मैं अपना जो प्रोग्राम लीगल हेल्प है उसके साथ हाज़िर हूं। आज मैं अपना प्योर प्रोफेशनल प्रोग्राम जो है वो करूंगा। काफ़ी अरसे से मैंने जो प्रोफेशन यानी कि लॉ से मुतल्लिक़ प्रोग्राम थे वो करने बंद किए हुए हैं, लेकिन अब मैंने सोचा है कि हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो लीगल एजुकेशन की है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि अब रोज़ाना बेसिस पर कोई ना कोई ऐसा टॉपिक आपसे शेयर करूं जो कि हमारे कवानीन से मुतल्लिक़ है। हम इब्तिदा करते हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से, और पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो पहला टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स या बुनियादी इंसानी हकूक़। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के आइन में बुनियादी इंसानी हकूक़ का क्या तस्वर है और ये कहाँ है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि क्या पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ फंडामेंटल राइट्स पाए भी जाते हैं या नहीं। बहरहाल ये क्रिटिकल आस्पेक्ट है, इस पे मैं आखिर पर बात करूँगा। शुरू में मैं ये बात करता हूँ कि हमारे पास ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनका क्या कॉन्सेप्ट है। आइन का जो पार्ट 2 है वो फंडामेंटल राइट्स से मुतल्लिक़ है और इसमें हमारे पास टोटल 24 फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो दिए गए हैं। अगर मजमूई तौर पर इनको देखा जाए तो फिर इनसे आगे बहुत ज़्यादा शेड्स निकलते हैं। तो अगर हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को देखें जो कि UN का एक डॉक्यूमेंट है, तो फिर बहुत सारे जो उसमें ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं वो हमारे इन फंडामेंटल राइट्स में शामिल है। वहाँ पर ह्यूमन राइट्स का नाम दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हमने उनको फंडामेंटल राइट्स का नाम दिया है। बेसिकली फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स को जब हम पॉलिटिकल सेंस में, पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी की सेंस में देखते हैं तो फिर इनमें कुछ फ़र्क है। ये फ़र्क मैं किसी और दिन वाज़े करूँगा। तो आज मैं आपको बताता हूँ जी कि हमारे मुल्क का जो आइन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये आपके सामने इसकी किताब मौजूद है और इत्तफ़ाक़ से ये किताब जो है ये मैंने ख़ुद एडिट की है। ये हमारे मुल्क की सबसे ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव बुक है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के हर आर्टिकल की हिस्ट्री दी गई है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो यकीनन आपको एक अच्छा इल्मी मवाद जो है वो मिलेगा जो कि एक कंपैरेटिव सेंस में है। तो ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इनको तीन बुनियादी कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। सबसे पहले तो जनरल फंडामेंटल राइट्स हैं, फिर कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जिनको फ्रीडम्स का नाम दे दिया गया है और कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जिनको सेफ गार्ड्स का नाम दिया गया है। तो यकीनन फ्रीडम्स से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उससे क्या मुराद है और इसी तरह सेफ गार्ड्स जो हैं उनसे क्या मुराद है। पहले मैं आपको ये सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनकी तफसील बताता हूँ। ये आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 तक हैं और आर्टिकल 8 जो है वो ये कहता है कि हमारे मुल्क में कोई भी लॉ जो है वो जो बुनियादी इंसानी हकूक़ है उनके ख़िलाफ़ नहीं बनाया जा सकता। यानी कि ये एक असूल तय कर दिया गया है फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको बयान करने से पहले कि हमारे मुल्क में कोई भी ऐसा लॉ नहीं बन सकता जो बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं उनके ख़िलाफ़ हो, उनकी वायलेशन में हो। नंबर 2 पे है जी सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, यानी कि इंसान का तहफ़्फ़ुज़, शख्सी तहफ़्फ़ुज़। नंबर 3 पे ये आर्टिकल 9 जो है वो सिक्योरिटी ऑफ पर्सन है। आर्टिकल 10 जो है वो सेफ गार्ड्स एज़ टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी कि इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से किसी भी शख्स को गिरफ़्तार करने या उसको डिटेन करने से बचाया जा सकता है। फिर आर्टिकल 10A है जी दैट्स राइट टू फेयर ट्रायल, ये इंसाफ के सिस्टम से मुतल्लिक़ है कि किस तरीके से किसी को इंसाफ मिलना चाहिए। फिर आर्टिकल 11 है वो स्लेवरी फोर्स्ड लेबर जो है उनको प्रोहिबिट किया गया है।
फिर आर्टिकल 12 है, वो है जी प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट ये होती है कि फ़र्ज़ करें कि एक शख्स ने 10 साल पहले जुर्म किया और उस वक्त वो जुर्म नहीं था, लेकिन बाद में किसी कानून साजी के तहत उसको जुर्म बना दिया जाता है, तो जिस शख्स ने 10 साल पहले कोई ऐसा अमल किया था तो उसको सज़ा नहीं मिल सकती। फिर जी उसके बाद जो हमारा आर्टिकल 13 है वो कहता है जी कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि किसी शख्स को एक जुर्म की 2 मरतबा सज़ा नहीं दी जा सकती और ना ही किसी शख्स को मजबूर किया जा सकता है कि वो ख़ुद ये एतराफ़ करे, कन्फेशन करे कि मैंने जुर्म किया है। उसके बाद जी आर्टिकल 14 है इनवॉल्युबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है या फंडामेंटल राइट है, बल्कि मैं समझता हूँ कि तमाम के तमाम जो इंसानी हकूक़ या फंडामेंटल राइट्स हैं ये उनकी रूह है, यानी कि इनवॉल्युबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, यानी कि डिग्निटी ऑफ मैन को अगर सिर्फ समझ लिया जाए तो इसका मतलब ये है कि बाकी सारे के सारे जो फंडामेंटल राइट्स या ह्यूमन राइट्स हैं वो ज़िमनी हो जाते हैं। फिर उसके बाद आर्टिकल 15 है, ये है जी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यानी कि आप कहीं भी जा सकते हैं। आर्टिकल 16 जो है ये फ्रीडम ऑफ असेंबली है, यानी कि आप जमा हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं। आर्टिकल 17 जो है ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, यानी कि आप एसोसिएशन बना सकते हैं, क्लब बना सकते हैं, आपको ट्रेड यूनियन बना सकते हैं या सियासी पार्टी बना सकते हैं। आर्टिकल 18 है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी कि आप कोई भी कारोबार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं या कोई भी पेशा अडॉप्ट कर सकते हैं। आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी कहा जाता है, यानी कि हर शख्स को यह हक हासिल है कि वह अपने ख्यालात का इजहार करे। देन इसके बाद आता है जी आर्टिकल 19A राइट टू इंफॉर्मेशन। ये जी 18th अमेंडमेंट के ज़रिए शामिल किया गया था। इसमें ये हक दिया गया है कि कोई भी शख्स जो है वो कोई भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जो हैं उनसे मखसूस किस्म की जो इत्तलात हैं वो हासिल कर सकता है, इंफॉर्मेशन ले सकता है। आर्टिकल 20 कहता है जी फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, यानी कि हर शख्स को ये आज़ादी हासिल है कि वो कोई भी मज़हब या दीन इख्तियार कर सकता है और उसके इदारे जो हैं उनका इंतज़ाम कर सकता है। आर्टिकल 21 है जी सेफ गार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर पर्पसेस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, यानी कि किसी शख्स पर किसी दूसरे मज़हब के लिए टैक्स नहीं लगाया जा सकता। देन हमारे पास जी आर्टिकल 22 है सेफ गार्ड्स एज टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। ये तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है कि हर शख्स जो है अपने मज़हब के मुताल्लिक़ इदारे बना सकता है। फिर उसके बाद है जी प्रोविजन एज टू प्रॉपर्टी, हर शख्स प्रॉपर्टी रख सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट, इसी तरह प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया गया है। देन इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स है, यानी कि तमाम सिटीज़न आपस में बराबर हैं। देन आर्टिकल 25A है राइट टू एजुकेशन, यानी कि इसमें मैट्रिक तक जो एजुकेशन है वो फ्री करने की बात की गई है। आर्टिकल 26 ये कहता है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, यानी कि पब्लिक प्लेसेस पर हर शख्स को एक्सेस हासिल है। आर्टिकल 27 कहते हैं जी सेफ गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज, यानी कि सर्विसेज में किसी शख्स के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती। आर्टिकल 28 कहता है जी कि प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, यानी कि हर शख्स को, हर कबीले या तबके को अपनी लैंग्वेज, अपना स्क्रिप्ट या कल्चर जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ का हक हासिल है। ये हमारे आइन में जनाब सारे के सारे बुनियादी हकूक़ थे, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या प्रैक्टिकली भी ये लोगों को इंसानी हकूक़ हासिल हैं, तो कम से कम मेरी राय जो है इसमें कोई अच्छी नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे ये जो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं ये सिर्फ किताबी हद तक हैं, ग्राउंड पर नहीं है। अक्सर आप अखबारों में, मुख्तलिफ़ जगहों पर
ये ख़बरें पढ़ते हैं कि किसी को उठा लिया गया, कहीं पुलिस तशद्दुद कर रही है, कहीं ब्यूरोक्रेसी करप्शन कर रही है, यानी कि मुख्तलिफ तरीक़ाकार इस्तेमाल हो रहे हैं जो सारे के सारे इन फंडामेंटल राइट्स की नफ़ी है। तो दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे आइन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो तमाम फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन दी गई है, लेकिन प्रैक्टिकली एज ए ग्राउंड रियलिटी लोगों को ये तमाम हकूक़ मैसर नहीं है। और यहाँ पर मैं ये भी आपको अर्ज़ करता जाऊँ कि हमारी जो अदलिया है उसका किरदार भी फंडामेंटल राइट्स की जो इन्फोर्समेंट है उसके हवाले से अच्छा नहीं है। मेरा ये ख्याल है, बल्कि मैं समझता हूँ कि यही एक इंसानी अप्रोच हो सकती है कि जहाँ पर भी कहीं किसी के फंडामेंटल राइट का इशू हो तो अदालतों को उस शख्स के साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन अक्सर जो मेरा तजर्बा है कि जब हम अदालतों में केस लेकर जाते हैं, आर्टिकल 199 है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसके तहत हम रिट्स फाइल करते हैं, फिर आर्टिकल 184(3) है जिसके तहत हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं। तो अक्सर जो हमारी एप्लीकेशंस है, पटिशन्स हैं, उनको टेक्निकली नॉकआउट कर दिया जाता है, यानी कि कहीं लिमिटेशन, कहीं देर का, कहीं ये कह दिया जाता है जी आपका ये इस तरीके से नहीं बनता, कहीं वो कहते हैं जी कि ये जनरल पब्लिक का इशू नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि जहाँ तक इंसानी हकूक़ की बात आती है तो वहाँ पर एक शख्स का जो फंडामेंटल राइट है वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि 22 करोड़ के फंडामेंटल राइट्स का। इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है, बल्कि एक हदीस है जिसमें ये कहा गया है कि एक शख्स का कत्ल जो है वो सारी की सारी इंसानियत का कत्ल है। तो मैं समझता हूँ कि यही अप्रोच जो है वो फंडामेंटल राइट्स के हवाले से भी होनी चाहिए। हमारी अदालतें कभी लैचेस का, कभी लिमिटेशन का, कभी को और टेक्निकल रीज़न बताकर लोगों को उनकी एप्लीकेशनें मुस्तरद कर देते हैं और ये अप्रोच अच्छी नहीं है। अदालतों को इंसानी हकूक़ के साथ खड़े होना चाहिए, ना कि इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़। और यही वजह है कि हमारी अदालतों की ये जो नेगेटिव अप्रोच है उसकी वजह से पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स का कल्चर जो है वो परवान नहीं चढ़ रहा और आज भी तशद्दुद, मारपीट, कत्ल गारत, लोगों को गायब कर देना या उनको उनके इंसानी हकूक़ ना देना ये बिल्कुल आम है, क्योंकि वो जो ताकतवर तबके हैं उनको ये पता है कि इन लोगों को कोई अदालत जो है वो रिलीफ या रेमेडी नहीं देगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं कल आपके लिए कोई नया टॉपिक लेकर हाज़िर हूँगा। खुदा हाफिज़।